नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 2 अक्टूबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले लेख की ओर चलते हैं, जो कि पृष्ठ संख्या 13 पर दिया गया है। इसे सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर जलवायु परिवर्तन से जोड़ सकते हैं, यानी हाउ कैन इंडिया रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर दोस्तों यही बात की जा रही है कि भारत ग्लोबल वार्मिंग, जिसे वैश्विक ऊष्मन कहते हैं, तो इसके प्रभाव को कैसे कम कर सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, यह दोनों क्या हैं, और साथ साथ इन दोनों में यह भी चर्चा करेंगे कि क्या जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग से अलग है, और साथ में हम बात करेंगे कि भारत इस जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर रहा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अमेरिकी पर्यावरण एजेंसी ने बताया है कि 1800 के आसपास शुरू हुई औद्योगिक क्रांति के बाद से मानव गतिविधियों ने ईंधन जलाने और अन्य ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण बड़ी मात्रा में CO2 जारी किया, और वातावरण में सल्फर, फास्फोरस, ओजोन के यौगिक पृथ्वी की जलवायु को बदल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने यही है कि जलवायु परिवर्तन क्या है और ग्लोबल वार्मिंग। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन क्या है। तो जलवायु एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी स्थान का औसत मौसम है, और जलवायु परिवर्तन उन्हीं औसत परिस्थितियों में बदलाव है, यानी किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं के औसत को हम जलवायु कहते हैं। आपको पता ही होगा जलवायु यानी जलवायु 30 से 40 साल तक के एवरेज निकाला जाता है, जिसमें वायुमंडलीय दबाव, आर्द्रता, तापमान आदि होता है। तो जलवायु सामान्यतः स्थिर रहती है, परंतु वर्तमान में वैश्विक जलवायु में मानवीय और प्राकृतिक कारणों से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसे हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे। अब बात आती है ग्लोबल वार्मिंग क्या है या वैश्विक तापमान में वृद्धि क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि हमने यहाँ पर दिया है, औद्योगिक क्रांति के बाद से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है, और 1880 के बाद से औसत वैश्विक तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, और वैज्ञानिकों को यही आशंका है कि 2035 तक औसत वैश्विक तापमान अतिरिक्त 0.3 डिग्री सेल्सियस से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वह है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन पृथ्वी के वातावरण में सूरज की गर्मी को अपने अंदर रोकती हैं, और यह ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से यह मौजूद होती हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक कारणों से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रमुख है वह है मानव गतिविधियां। तो यानी मानव गतिविधियां विशेष रूप से जैसे कारखानों, घरों में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, बिजली वाहनों के जलने से CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। पेड़ों को काटने सहित अन्य गतिविधियां भी ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन का कारण बनती हैं। दोस्तों, वायुमंडल में इन ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता पृथ्वी पर अधिक गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेवार हो जाती है। तो क्या जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग से अलग है? तो इन्वायरमेंटल एंड एनर्जी स्टडी इंस्टीट्यूट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का उपयोग अक्सर एक दूसरे के लिए किया जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन मोटे तौर पर औसत मौसम जैसे टेम्परेचर की अगर हम बात करें, रेन की बात करें, आर्द्रता की बात करें, हवा की बात करें, वायुमंडलीय दबाव, समुद्र के तापमान आदि में लगातार परिवर्तन करने के लिए
जाना जाता है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि करने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, वैश्विक तापमान में वृद्धि से क्या होता है कि तूफानों की वृद्धि होती है, जंगल की आग में वृद्धि होगी, सूखा बढ़ेगा, लू के खतरे की आशंका बढ़ जाएगी, हीट वेव्स चलने लगेंगी और एक गर्म जलवायु में वायुमंडल अधिक पानी एकत्र कर सकता है, बारिश भी कर सकता है, जिससे वर्षा के पैटर्न में बदलाव होगा और यह बढ़ी हुई वर्षा से कृषि को तो लाभ होगा, लेकिन एक ही दिन में अधिक तीव्र तूफानों के रूप में वर्षा होने से फसल संपत्ति, बुनियादी ढांचे को नुकसान भी होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का या इस ग्लोबल वार्मिंग का हमारे कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के स्तर में 40% से अधिक की वृद्धि देखी जाती है, जो कि 18वीं सदी में 280 ppm से 2020 में 414 ppm हो गया है और इन 200 वर्षों में GHG जो ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ गया है। यानी 1800 में भारत में 170 मिलियन लोग रहते थे, जो आज बढ़कर 1.4 बिलियन लोग हो गए हैं। यानी औद्योगिक क्रांति 75 साल पहले भारत की आजादी के बाद शुरू हुई थी। कहां? हमारे भारत में। जहां इसने गरीबी को कम करने में मदद की, वहीं इसने वायुमंडल में CO2 के विस्तार को भी गति दी। तो दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन ने यही बताया है कि हमारे पास ग्रामीण आबादी है जो देश का 70% है और उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि भारत चावल, गेहूं, गन्ना, कपास और मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इस प्रकार यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत अपने कृषि क्षेत्र में अपने कार्बन पदचिह्न को भी कम करे, क्योंकि चावल की खेती के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तब ऐसे में शुष्क कृषि की ओर हम लोग बढ़ावा दें। तो इस तरह से कृषि को जलवायु परिवर्तन ने व्यापक स्तर पर देखा जाए तो नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून और अधिक अनिश्चितता हुआ है। तो साथ ही वर्षा के असमान वितरण से कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि चक्रवातों की संख्या भी अब बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी में तो आते ही थे, अरब सागर में भी अब चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है। इसके साथ साथ मानसून में विसंगति देखी जा रही है। तो यह कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे बहुत बड़ा। तो दोस्तों, इसको भारत द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए या इसके प्रभाव को कम करने के लिए अगर देखा जाए जो प्रयास हो रहे हैं, तो किसान अपने खेतों में सौर पैनलों का उपयोग करके कृषि पेशेवरों की मदद से कुछ सराहनीय तरीके लेकर आए हैं, ताकि वे भूजल पंपों के लिए डीजल से बचें और वह सोलर एनर्जी के माध्यम से भूजल को बाहर निकालें, तो जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा। दोस्तों, जलवायु के अनुकूल कृषि नए आय स्रोत प्रदान करती है और अधिक टिकाऊ है। इससे कार्बन फुटप्रिंट यानी इससे हम कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा और साथ साथ हम अनाज का उत्पादन भी करेंगे। दोस्तों, भारत ने वर्ष 2022 के अंत तक भारत द्वारा 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा था, जिसे बढ़ाकर 450 मेगावाट कर दिया गया है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों का संचालन हो रहा है भारत के द्वारा और भारत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जिसे NDC कहते हैं, उसकी भी घोषणा किया हुआ है। दोस्तों, 2030 तक भारत गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से लगभग 40% विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना चाहता है। वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर का सिंक सृजित करना है। यह भारत का कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा भारत पर्यावरण प्रभाव आकलन, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित कौशल विकास कार्यक्रम, जैविक कृषि को बढ़ावा देना
आदि योजनाओं के संचालन पर प्रयास कर रहा है। दोस्तों, वन क्षेत्र को और विस्तारित किया जा रहा है, हरित कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जैविक कृषि को बढ़ावा, यानी जैविक कृषि में उसमें हम पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि धारणीय विकास की विधियों और तकनीकों को हमें प्राथमिकता देना होगा, तभी हम इस ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपने खाद्यान्न व्यवस्था को भी मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत को स्वदेशी हरित प्रौद्योगिकी विकसित करने की भी आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। इसको सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर महिलाओं से संबंधित मुद्दों से जोड़ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 14 पर आया हुआ है। तो दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी महिलाओं, यानी उसमें विवाहित और अविवाहित सभी को शामिल किया गया है, तो सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए 24 सप्ताह यानी 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण वाली एकल और अविवाहित महिलाएं विवाहित महिलाओं की तरह ही सुरक्षित और कानूनी गर्भपात कराने की हकदार होंगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। यानी कह सकते हैं कि जो पिछला अधिनियम था गर्भपात से संबंधित, उसी को विस्तारित कर दिया गया है। तो क्या भारत में महिलाओं को अब समान गर्भपात का अधिकार है? तो दोस्तों, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, चूंकि द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत और इसके नियम, इसमें जो संशोधन 2003 था, जिसमें यह कहा गया था कि 20 से 24 सप्ताह की गर्भवती अविवाहित महिलाओं को पंजीकृत चिकित्सकों की मदद से गर्भपात कराने का अधिकार नहीं था, लेकिन इसको यही बढ़ा दिया गया इस फैसले के तहत। तो दोस्तों, 1971 में संशोधन किया गया, फिर 2003 में था कि 20 से 24 सप्ताह की, और फिर इसमें जो कहा गया है कि 24 सप्ताह तक के महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार देता है, और यही सुप्रीम कोर्ट ने इसी को विस्तारित कर दिया। तो दोस्तों, यह मुद्दा यह था कि एक 25 वर्षीय अविवाहित महिला के मामले में सुनवाई कर रही थी न्यायालय, जिसकी 24 सप्ताह के पूरा होने से पहले गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल 2003 का इसमें पालन नहीं हो रहा है। चूंकि 2003 के तहत 20 से 24 सप्ताह, ध्यान रखेंगे, यानी 24 सप्ताह से कम है, जबकि इसी को अब क्या है, बहाल कर दिया गया। 2021 में भी संशोधन किया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस 51 साल पुराने इस गर्भपात नियम को, यानी मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसके तहत अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने से यह रोकता था, तो अब इसी को विस्तारित कर दिया गया है। यानी एमटीपी अधिनियम में जो नवीनतम संशोधन कब किया गया था, 2021 में किया गया था, जिसमें वर्ष 2021 में संसद ने 20 सप्ताह तक के गर्भधारण के लिए डॉक्टर की सलाह के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने के लिए कानून में बदलाव किया, और संशोधित कानून में उसने यही कहा कि 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए नियम महिलाओं की 7 श्रेणियों को निर्देश करते हैं, जो कि एमटीपी अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों की धारा 3B यानी नियम 3B के तहत समाप्ति की मांग करने के लिए प्राप्त हों। तो इस धारा 3B के तहत देखा जाए तो जैसे यौन हमले या बलात्कार की स्थिति में, या अवयस्क की स्थिति में, या विधवा या तलाक होने जैसी परिस्थितियों अर्थात वैवाहिक स्थिति में बदलाव के समय की गर्भावस्था। तो दोस्तों, शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएं यानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रमुख विकलांगता, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं, ये सब 2021 में संशोधन किया गया था। उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको विस्तारित किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या था, सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने क्या कहा, तो उसने यही कहा कि संवैधानिक मूल्यों जैसे प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत
न्यायालय ने कहा है कि प्रजनन स्वायत्तता, गरिमा और निजता के अधिकार अविवाहित महिला को यह चुनने का अधिकार देते हैं कि विवाहित महिला के ही समान बच्चे को जन्म देना है या नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, यानी 20 से 24 सप्ताह के बीच की गर्भावस्था वाली एकल या अविवाहित महिलाओं को गर्भपात से रोकना कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। दोस्तों, संवैधानिक रूप से यह उचित नहीं है, यानी विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव करना यह सीधे सीधे समानता के अधिकार को खंडित करना होगा। दोस्तों, महिलाओं को प्रजनन के अधिकारों में महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता को शामिल करता है। और दोस्तों, वैवाहिक बलात्कार पर अदालत की राय क्या थी? तो कोर्ट ने यही कहा कि नियम 3BA में यौन हमला या बलात्कार शब्द के अर्थ में पति द्वारा अपनी पत्नी पर किए गए यौन हमले या बलात्कार का कार्य शामिल है और बलात्कार के अर्थ को वैवाहिक बलात्कार सहित समझा जाना चाहिए। तो दोस्तों, MTP अधिनियम का उद्देश्य यही है कि महिला के प्रजनन और निर्णयात्मक स्वायत्तता के अधिकार के तहत वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो अब इससे संबंधित कुछ चिंताएं भी हैं। तो दोस्तों, असुरक्षित तरीके से गर्भपात के मामले में भारत में अगर देखा जाए तो मातृ मृत्यु दर का तीसरा बहुत प्रमुख कारण है। चूंकि असुरक्षित गर्भपात के कारण हर दिन करीब 8 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है और अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए असुरक्षित या अवैध तरीकों का इस्तेमाल करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। और दोस्तों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी भी बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, 2015 तक अगर देखा जाए एक रिपोर्ट के अनुसार तो भारत में प्रतिवर्ष 15.6 मिलियन गर्भपात हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है, MTP अधिनियम केवल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों को गर्भपात करने की स्वीकृति देता है। हालांकि रिपोर्ट में यही बताता है कि ग्रामीण भारत में स्त्री रोग विशेषज्ञों की 70% कमी है। तो ये सब क्या है, चिंताएं हैं, इसको दूर करने की आवश्यकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि अवैध गर्भपात से मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, क्योंकि न्यायालय अपनी मर्जी से गर्भपात की अनुमति नहीं देता है। तो यह महिलाओं को असुरक्षित परिस्थितियों में अवैध गर्भपात कराने के लिए प्रेरित करता है, जिसकी वजह से मातृत्व मृत्यु दर में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है, आज भी भारतीय समाज में यही होता है, उसका पहली संतान पुत्र होनी चाहिए, जिसकी वजह से वह भ्रूण हत्या करा देता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मातृत्व मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, गर्भपात जैसे मामले में भारत को कानूनी ढांचे को काफी हद तक देखा जाए तो यह काफी प्रगतिशील है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों की तुलना में देखा जाए, जहां ऐतिहासिक रूप से वर्तमान समय पर गर्भपात पर काफी गंभीर प्रावधान है। तो ऐसे में देखते हैं तो भारत, तो एक तरह से देखा जाए तो भारत गर्भपात के मामले में अन्य देशों की तुलना में काफी प्रगतिशील माना जा रहा है। और दोस्तों, सभी हितधारकों को, तो दोस्तों इस तरह से अभी नीति निर्माताओं को अभी और इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जो कि पृष्ठ संख्या 1 और 11 पर आया है। इसे सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी स्वास्थ्य या स्वच्छ भारत मिशन के तहत जोड़ सकते हैं। हालांकि यह थोड़ा सा तथ्यात्मक है, लेकिन फिर भी इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। तो इंदौर बैग्स क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर 6th ईयर, यानी लगातार 6वीं साल इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पुरस्कार मिला है। और वहीं राज्यों में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य है। तो दोस्तों, यह स्वच्छता सर्वेक्षण होता क्या है? तो यह भारत के शहरों कस्बों में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और पूरी या कह सकते हैं समग्र स्वच्छता का यह वार्षिक सर्वे करता है। और इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसके एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य है कि भारत में स्वच्छ और खुले में शौच से उसे मुक्त बनाना है। यह प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी मिशन है और वर्ष 2016 से कुल 73 शहरों को इसमें शामिल किया गया था स्वच्छता सर्वेक्षण में। दोस्तों, 2020 में करीब
4242 शहरों को इसमें शामिल कर दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण इसे कहा गया। और इस तरह से 2021 में 4320 शहरों को इसमें शामिल किया गया और इस बार 4355 शहरों को शामिल किया गया है। कब? 2022 के सर्वे में। तो दोस्तों, इसका जो नोडल मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय होता है। तो इसमें जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है इसकी श्रेणियां होती हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले, तो महाराष्ट्र का पंचगनी और कराड़ क्रमशः पहले और तीसरे स्थान पर था, जबकि दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ का पाटन जिला हासिल किया। इसी तरह से 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, गुजरात का सूरत शहर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है। सबसे स्वच्छ राज्यों में अगर बात किया जाए तो इसमें 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की जो श्रेणी है उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा, जबकि छत्तीसगढ़ पिछले 3 वर्षों में सबसे स्वच्छ राज्य दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। तो इस तरह से 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में इस बार त्रिपुरा का प्रथम स्थान है, जिसने झारखंड को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में झारखंड था। तो इस तरह से झारखंड दूसरे स्थान पर और तीसरा स्थान जो है उत्तराखंड का था, ये भी ध्यान। तो और तीसरा स्थान उत्तराखंड का था। स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में आयोजित आजादी के 75 वर्ष का जो अमृत महोत्सव है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के हिस्से के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए गए और उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 डैशबोर्ड भी जारी किया है। तो इसमें सभी पुरस्कार विजेता शहरों को स्वच्छता के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्होंने उन्हें बधाई दी है। और दोस्तों, इसी तरह से 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कैटेगरी में जो सबसे साफ गंगा शहर का सम्मान है वह इस बार हरिद्वार को मिला है, चूंकि गंगा के किनारे। उसके बाद दूसरे स्थान पर वाराणसी है और तीसरे स्थान पर ऋषिकेश को यह सम्मान मिला है। इसी तरह से 1 लाख से कम जनसंख्या वाले जो गंगा टाउन हैं उसका जो सम्मान इस बार मिला है वह सबसे अव्वल जो रहा है वह बिजनौर रहा है, उत्तर प्रदेश का। इसके बाद कन्नौज का स्थान आता है, यह भी उत्तर प्रदेश में ही है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर का स्थान आता है तीसरे स्थान पर गंगा टाउन में। इसी तरह से सर्वे में महाराष्ट्र के देवलाली में देश का सबसे साफ कैंटोनमेंट बोर्ड रहा है। तो इस तरह से अलग अलग श्रेणियां हैं, ये थोड़ा सा तथ्यात्मक है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, यह पहली बार 2016 में शुरू किया गया था। तो इस तरह से इस बार का यह जो सर्वेक्षण है वह 7वां एडिशन है, ये ध्यान रखेंगे, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत मॉनिटरिंग किया गया और स्वच्छता के विभिन्न मानकों के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों को रैंकिंग दी गई। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 10 पर, सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर। इसे अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के 4 नए इलाकों पर रूस के कब्जे और वहां जनमत संग्रह के खिलाफ पेश किए गए निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत ने फिर दूरी बनाई। यानी भारत एक तरह से देखा जाए तो स्पष्ट संकेत दे दिया कि वह अपनी पुरानी मित्रता को नहीं खोना चाहता और इस तरह से देखें तो वह रूस के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, 15 देशों की सदस्यता वाली सुरक्षा परिषद के 10 देशों ने रूस के कब्जे के खिलाफ वोटिंग की। वहीं चीन, गैबन, भारत और ब्राजील क्या है, इससे दूर रहे, उन्होंने वोटिंग नहीं की, इससे दूरी बनाई वोटिंग से। तो कहने का मतलब है कि एक तरह से देखा जाए तो भारत ने यहां पर तटस्थवादी नीति अपनाई। तो संयुक्त राष्ट्र क्यों इसकी निंदा कर रहा है? तो दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के रूस में विलय की घोषणा की गई। इसके बाद अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य देशों ने इसकी कड़ी निंदा की और इस तरह से संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में क्या कहा गया? तो इसमें यही कहा गया कि यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया, जो कि याद रखिएगा सबसे बड़ा यह यूरोप का परमाणु संयंत्र केंद्र भी है,
तो 23 से 27 सितंबर तक रूस की ओर से कथित अवैध जनमत सर्वेक्षण, यानी वहां पर अवैध जनमत सर्वेक्षण कराया गया। तो रूस का यही कहना है कि ज़पोरिज़िया के लोगों ने सर्वेक्षण में यही कहा कि वह रूस के साथ जाना चाहते हैं। तो इस वजह से संयुक्त राष्ट्र ने इस अवैध कार्रवाई की निंदा की है और प्रस्ताव में यह कहा कि ये इलाके फिलहाल अस्थायी रूप से रूस के नियंत्रण में हैं, लिहाजा यहां रूस की कार्रवाई को कोई मान्यता नहीं है। सिर्फ अस्थायी नियंत्रण के आधार पर रूस यूक्रेन के इन इलाकों में कोई बदलाव नहीं कर सकता है और न ही वो इसे अपने साथ मिला सकता है। हालांकि रूस ने इस पर वीटो कर दिया है और जिसकी वजह से यह प्रस्ताव खारिज हो गया है। तो दोस्तों, जो 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र में, उनमें से कोई भी एक वीटो कर सकता है। वीटो पावर की शक्ति आने के बाद संयुक्त राष्ट्र में जो भी प्रस्ताव पारित किया जाता है वह खारिज हो जाता है। अब बात आती है हमारे भारत का इस पर रुख क्या है। तो भारत निश्चित रूप से अपनी पुरानी दोस्ती को नहीं मिटाना चाहता है। तो दोस्तों, प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहने के भारत के रुख को साफ करते हुए संयुक्त राष्ट्र में इसकी स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। उन्होंने कहा कि उनका देश यूक्रेन में तुरंत हिंसा और लड़ाई रोकने की मांग करता है। सिर्फ बातचीत से ही मतभेद और विवाद को खत्म किया जा सकता है, भले ही वो फिलहाल कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की समेत दुनिया के दूसरे नेताओं के साथ शांति के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखने को कहा है। उन्होंने समरकंद में एससीओ मीटिंग में भी यह जिक्र किया था, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह युद्ध का दौर नहीं है और भारत उम्मीद करता है कि वहां तुरंत युद्ध बंद होगा और शांति के दरवाजे खुलेंगे। तो इस तरह से हमारे देश के विदेश मंत्री ने भी यह अपील की है कि शांति होनी चाहिए। तो ऐसे में यहां पर देख सकते हैं कि भारत कहीं न कहीं तटस्थवादी नीति अपनाया हुआ है। कहीं न कहीं देखा जाए तो भारत का जो शुरू में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, कहीं न कहीं प्रासंगिक यहां पर भी दिख रहा है। तो दोस्तों, यह क्या मामला था? तो मामला यही था कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 नए इलाकों को रूस में शामिल करने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे और इसी तरह से 2014 में रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में ले लिया था और तब से अब तक वो अपने नियंत्रण में है। तो इसमें यही कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि यूक्रेन के यह 4 शहर अब रूस के ही साथ हो जाएं। तो दोस्तों, रूस ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन के जो शहर हैं दोनेत्स्क, लुहांस्क और खेरसोन तथा ज़पोरिज़िया इलाके को अपने साथ मिला लिया है। तो दोस्तों, रेड स्क्वायर पर एक होर्डिंग में यहां पर देख रहे हैं ना, यह 4 शहरों का नाम लिखा गया है और इस तरह से पुतिन ने कहा है कि इन 4 शहरों के लोग रूस के समर्थन में हैं और वह रूस के साथ रहना चाहते हैं। तो इस तरह से रूस ने जिस जनमत संग्रह के तहत इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में लिया है, उसे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जगत के अधिकतर देशों ने अवैध माना है। फिर भी यहां पर देखा जाए तो भारत कहीं न कहीं रूस के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों विविध समाचारों में, जिसमें कॉर्बेट में प्रस्तावित टाइगर सफारी परियोजना के लिए करीब 6000 से अधिक पेड़ काटे गए, ऐसा भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है। तो दोस्तों, यहां पर टाइगर सफारी परियोजना जो कि 2019 में भारत के प्रधानमंत्री कॉर्बेट नेशनल पार्क गए हुए थे, तो वहां पर इस योजना की घोषणा की थी। तो यह टाइगर सफारी कहां पर? तो यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास ही है, पाखरों में यह टाइगर सफारी परियोजना की घोषणा की थी हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। और थोड़ा सा यहाँ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी जानते रहिएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा गया। फिर दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया और फिर 1956 में इसे कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। क्योंकि उसी समय जिम कॉर्बेट साहब की मृत्यु हुई थी, तो उनके नाम पर रख दिया गया। लेकिन दोस्तों, फिर से अभी पिछले वर्ष देखा जाए और इस वर्ष भी मांग की जा रही है कि इसका नाम रामगंगा फिर से किया जाए। और दोस्तों, 1973 में पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी यहीं पर लॉन्च किया गया था। इसी तरह से दूसरी महत्वपूर्ण खबर है ग्रीस बुल्गारिया पाइपलाइन।
तो दोस्तों यहाँ पर चित्र में आप देख रहे होंगे, यह यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वेन डोर लेयन और बुल्गारियाई राष्ट्रपति रुमेन रादेव। तो इस तरह से ग्रीस और बुल्गारिया के बीच गैस इंटरकनेक्टर लिंक के संचालन की शुरुआत की गई है। ऐसे में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने कहा है कि यूरोपीय संघ के प्रयासों के बीच यह एक नए युग की सराहना की है, क्योंकि रूसी ऊर्जा को अब यूरोपीय संघ खुद से दूर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह बुल्गारिया देश है, यह पूरा ग्रीस है। तो इसे देखेंगे, ग्रीस के इधर कौन सा सागर है, इधर एजियन सागर है, इधर आयोनियन सागर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आईजीबी भी कहते हैं, यानी इंटरकनेक्टर ग्रीस बुल्गारिया पाइपलाइन। तो ये देख रहे हैं ना, बुल्गारिया से इसको जोड़ा जाता है। बुल्गारिया की जो कैपिटल है सोफिया है, ग्रीस की राजधानी एथेंस देख सकते हैं यहाँ पर है। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखेंगे। मानचित्र आधारित कई बार मानचित्र बेस्ड प्रश्न आ जाता है। अब बात करेंगे मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की भारत के गर्भपात कानून पर एक टिप्पणी लिखिए और इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की हाल की व्याख्या के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप बहुत ही आसानी से इसके उत्तर को लिख सकते हैं। इसको 3 भाग में तोड़िएगा, भूमिका, मध्य भाग और अंत में निष्कर्ष या आगे की राह क्या हो सकती है। और दूसरा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन की स्थिति में जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियां भूखमरी और गरीबी को कम करने में सहायक हो सकती हैं। इसे भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसके बारे में हमने पूरी चर्चा की है। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा कि प्रधानमंत्री ने 5G सेवाओं का शुभारंभ कहां से किया तथा 5G तकनीक क्या है और इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा तथ्यात्मक है, कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन है। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।